और म्यांमार। तो अभी क्या बोला गया है कि कोई भी एंटी इंडियन एक्टिविटी म्यांमार की धरती से नहीं होगी। यहाँ पे क्या इंडिकेट करा गया उसको ध्यान से सुनना, पर उसके लिए आपको पहले पास्ट में चलना पड़ेगा। पहले अगर इसको मैप के ऊपर आप देखोगे ना म्यांमार को, ये वाला पार्ट आ गया म्यांमार का, दिस वन। अब बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन आएंगी, तो ये वाला तो चला गया बांग्लादेश वाला पार्ट, तो नंबर 1 आ गया बांग्लादेश। ये आ गया नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यानी कि इंडिया। यहाँ पे आ गया तिब्बत ऑक्यूपाइड बाय चाइना, और यहाँ पे आएगा लाओस। वियतनाम देखो यहाँ पे आगे है, वियतनाम आगे है तो लाओस आएगा। नीचे की तरफ देखोगे तो थाईलैंड, ये सारा पार्ट यहाँ पे थाईलैंड के साथ कनेक्टेड है। ये तो आगे म्यांमार के बॉर्डरिंग कंट्रीज। अब 2020 में हुआ क्या था म्यांमार में, तख्ता पलट। पहले मैं 2 फेसेस दिखाऊंगी, एक तो ये है, इनका नाम है ऑंग सान सू की, ठीक है, एक तो ये आ जाएंगी ऑंग सान सू की, और एक ये वाला फेस आपने अभी के लिए याद रखना है, और इनका नाम आ जाएगा मिन ऑंग ह्येलैंग। अब इन्हीं से आपको ये स्टोरी पढ़नी है। तो मिन मैं एक शॉर्ट वर्ड यूज करूंगी और एक ऑंग वर्ड यूज करूंगी यहाँ पे, ठीक है, मिन एंड ऑंग। एक है मिन, जो ये मेल वाला स्ट्रक्चर बोल रही हूँ, सॉरी, जो फेस आपने देखा, और दूसरी तरफ आएंगे ओंग, जो फीमेल आपने वहां पे देखी। पर यहाँ पे पॉलिटिकल डायलेमा है। हुआ क्या, स्टोरी है 2020 की। यहाँ पे हो जाती है तख्ता पलट, और इसे बोला जाता है मिलिट्री कू, मिलिट्री कू। और कू की जगह पे जुंटा भी इसको बोला जाता है, मिलिट्री कू, मतलब मिलिट्री ही राज करने लग जाती है और जो डेमोक्रेसी होती है आपकी कंट्री में वो खत्म। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा कि पहले आपने मिलिट्री पे फोकस करा, डेमोक्रेसी वाली जो वैल्यूज थी वो बाद में ऐड करी, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वो फीलिंग आप नहीं इंडिकेट कर पाए थे। थोड़े दिन पहले भी म्यांमार न्यूज में था, इन्होंने सैनिटरी नैपकिन बैन कर दिए थे। क्यों करे थे, तो जैसे अटैक्स होते हैं ना, तो अटैक के टाइम पे बड़ा ज्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, कईयों को गोली वगैरह लगी, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए उन सैनिटरी नैपकिन का यूज कर रहे थे। अब म्यांमार में वो बैन इसलिए करे कि इसको जब इंजरी हो किसी इंसान को तो वो उसको सोख ना पाए, और जब सोख नहीं पाएगा तो इन्फेक्शन होंगे, क्योंकि मेडिकल जो चीजें हैं, फर्स्ट एड है, वो उनको प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं थे। तो उसकी वजह से हुआ क्या, फीमेल सफर करी। तो बोला देखो तुमने रोकना क्या था, और इसकी वजह से भी कौन एट दी एंड इम्पैक्ट हुआ, फीमेल्स। तो ये म्यांमार ने स्टैंस लिया था, थोड़े टाइम पहले की बात है, 2-3 महीने पुरानी है। अभी वाली स्टोरी क्या है, अभी म्यांमार की विजिट हुई टू इंडिया। अब जब विजिट हुई तो एक तरफ है मिन, जो कि अब वहां पे प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इलेक्शन हुए 2026 में, मतलब 25 में शुरू हो गया था, फेज 1 होता है 25 में, देन सेकंड फेज जनवरी फर्स्ट वीक में, एंड थर्ड फेज हुआ जनवरी लास्ट वीक में। और ये ऐसा नहीं था पूरी म्यांमार के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए, कुछ ही एरियाज थे। एक एरिया था जैसे सगैंग करके, दूसरा आ गया चिन करके है। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पे इलेक्शन कंडक्ट करवा दिए। ये वहां पे इलेक्शन कंडक्ट करवाए जहां पे मिलिट्री का एक एज था, मतलब ये एक्सेप्ट करेंगे कि हमें ही आपने चुनना है। और दूसरा, म्यांमार का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो सीट्स होंगी वो 25% किसको दी जाएंगी, मिलिट्री वालों को दी जाएंगी। ठीक है, 25% सीट्स की इन्होंने रिजर्वेशन करवा रखी है। 2020 में क्या हुआ, ये जो यहाँ पे ओंग है, ओंग की पार्टी आ जाती है नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। नाम से पता लग रहा है डेमोक्रेटिक वैल्यू को सपोर्ट करेंगी, सिविलियन के ऊपर फोकस करेंगी, आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे एंड ऑल, वो सारी चीजें रहेंगी। ये इनका मुद्दा था। पर ये बड़े बुरे हार जाते हैं, जो मिलिट्री सीट्स इतनी मिलनी भी चाहिए थे इनको नहीं मिली। इन्होंने क्या बोल दिया कि जब ये इलेक्शन कंडक्ट हुए तो इसमें बहुत सारे इलेक्टोरल फ्रॉड्स हुए हैं, मतलब धांधलेबाजी हुई है, तभी ये इतने सारे वोट्स के साथ जीत गए। और इन्होंने साथ के साथ ही क्या किया, इमरजेंसी लगा दी और तख्ता पलट कर दिया। इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेंशन में है अभी के टाइम पे ये। और ये बात भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोली कि इनका कुछ करिए और जो डेमोक्रेसी की वैल्यूज हैं वो अपनी कंट्री में दोबारा से ब्रॉट अप करो। और दूसरी तरफ जो मिन है, ये मिलिट्री चीफ है, ये मिलिट्री चीफ आगे, जो कि अभी इलेक्शन के थ्रू जीत भी जाते हैं और बढ़िया वहां पे प्रेसिडेंट भी बने हुए हैं। तो इन्हीं की विजिट थी अभी टू इंडिया। पर ये मुद्दा कब से शुरू हुआ था, 2020, जब यहाँ पे मिलिट्री कू हुआ। बाद में इन्होंने बोला हम इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, पर इलेक्शन भी उन एरिया में करवाए जहां पे इनकी अपनी एज बनी हुई थी, जहां पे इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था कि लोग हमें सपोर्ट कर देंगे। जो एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्टेड एरिया थे वहां पे कोई वोट नहीं करवाया गया। तो सोचो, जहां से आने ही नहीं थे वोट, वहां पे इलेक्शन ही नहीं करवाए। सोच पा रहे हो आप तख्ता पलट से कितने सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं। इसी वजह से बोला जाता है जब भी कोई नई कंट्री फॉर्म होती है, पहले डेमोक्रेटिक वैल्यूज वहां पे इंडल्ज करी जाए, उसके बाद मिलिट्री पे फोकस किया जाता है। इवन जब इंडिया भी फ्री होता है तो सबसे पहले डेमोक्रेसी के ऊपर फोकस किया था, पाकिस्तान ने उल्टा किया था, और आज के टाइम पे आपको पता है। और म्यांमार का एक और पॉइंट यहां से याद कर लो कि एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है म्यांमार। इस सारे सिनारियो के बाद इनको ऐड कर दिया गया ब्लैक लिस्ट के अंदर, मतलब कहीं ना कहीं
ये टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं, तो वो ब्लैक लिस्ट में आते हैं। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि वार्निंग है, अभी बीच बीच में ऐसी एक्टिविटीज करते हैं पर हो सकता है ये ब्लैक लिस्ट में भी जाएं। तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के भी कौन सी लिस्ट में आते हैं, तो ब्लैक लिस्ट के अंदर। ये पुराने वाली स्टोरी थी। 26 तक का मैंने आपको यहाँ पे अपडेट दिया जहां पे इन्होंने इलेक्शन करवाए। 2025 के लास्ट में फेज 1 शुरू होता है और जनवरी के फर्स्ट वीक एंड लास्ट वीक में सेकंड एंड थर्ड फेज ये कंडक्ट करवा देते हैं। ये तो स्टोरी थी, जस्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेस बनाने के लिए मैंने सुना दी। अब आते हैं कि आउटकम्स क्या क्या निकल के आई। तो म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है मिन ऑन्ग हलैंग, इन्होंने अश्योर करा है इंडिया को कि म्यांमार की टेरिटरी से कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कंडक्ट होगी जिसकी वजह से इंडियन सिक्योरिटी हर्ट हो। अब जब आप इंडियन सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस भी देखते हो, उसमें लिखा है ना, मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स बनते हैं इनकी प्रॉब्लम्स, ये आपने पढ़नी होती हैं। तो जब मैप पे भी आपने देखा, ये म्यांमार वाला पार्ट था, ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नीचे आ गया नागालैंड, यहाँ आ गया मणिपुर, देन मिजोरम। एक बढ़िया अच्छा खासा 1600 समथिंग किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। एक लंबा चौड़ा बॉर्डर है। अब होता क्या है, ये वाले एरियाज बड़े ज्यादा अनस्टेबल भी रहते हैं हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है इंसर्जेंट ग्रुप्स की। इंसर्जेंट ग्रुप्स मतलब आर्म ग्रुप्स बन जाते हैं, कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट या स्टेट अथॉरिटी के अगेंस्ट होते हैं। क्यों? तो उनकी शायद कोई बात नहीं सुनी गई थी, उन्हें ये बिलीफ होता है और ये शायद चाहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट कर दिया जाए पूरी तरह से, यानी कि जो स्टेट है यहाँ पे अथॉरिटी है वो हमें कंट्रोल ना करे, हमारी चले इस रीजन के अंदर। या फिर पॉलिटिकल चेंज की वजह से उन्हें वो पॉलिसीज पसंद नहीं आई, बायस आ गया कि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी है, हमें पसंद नहीं है। इस वजह से भी कई बार इंसर्जेंट ग्रुप्स की फॉर्मेशन होती है। और पर्टिकुलर टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल हमें करना है, ये भी एक फीलिंग रहती है। मतलब कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल ये बिहेवियर आ जाता है, एक विचारधारा होती है जिसको ये फॉलो कर रहे होते हैं। एंड एथनिक ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कहीं ना कहीं इनका कल्चर वगैरह इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। हमारे वाले कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहेंगे, बाकी नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं इनकी फॉर्मेशन हो सकती है। तो यही चीज इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन के दौरान ये होती है। एक तो म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है मिन, उन्होंने अश्योर करा इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कि म्यांमार की टेरिटरी से, यहां से कोई भी एक्टिविटी इंडियन टेरिटरी के अंदर नेगेटिवली नहीं होगी। हम ये आपको अश्योर करते हैं, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्रॉब्लम क्या आ रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यही बोला कि बड़े सारे इंसर्जेंट ग्रुप हैं यहाँ पे। जब आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखोगे, वही ड्रॉ करना है, यहाँ पे असम ड्रॉ कर लेते थे आप, फिर ऊपर वाले पार्ट से आया अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड और ये मणिपुर। अब ये मणिपुर वाला बॉर्डर है ना जो म्यांमार के साथ, यहाँ पे एक छोटी सी सिटी है, लोकेशन है, इसको बोलते हैं मोरे। मोरे से बड़ी सारी ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं आते जाते रहते हैं और कई बार वेपन्स की सप्लाई भी हो जाती है, वेपन या फंड्स आ जाते हैं। तो बड़ी सारी इलीगल एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी थी वो डिस्टर्ब हुई। मोरे में तमिल भी रहते हैं, पुराने टाइम पे ट्रेड माइग्रेशन होती रही और वहीं पे बस के वो, फिर तो तमिलियंस भी मिलते हैं आपको मोरे में, तमिल मणिपुर में। चलो ठीक है। अब मोए मोरे नहीं है, ये एक गाना भी है ना ऐसा, मोए मोरे, सुना है? हाँ, नहीं सुना होता तो अभी मैं बाहर निकालती तुम्हें। क्यों? क्योंकि अगर ये भी नहीं सुना है, पढ़ा भी नहीं है, तो ये दिक्कत की बात है। मोए मोरे सुना है? चलो ठीक है। एनीवेज, ये मोरे वाला जो पार्ट है, यहाँ से इंसर्जेंट ग्रुप्स की इन्फिल्ट्रेशन होती रहती है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी हाईलाइट करी। एंड दूसरी चीज, इंडिया ने रीअफर्म करा कि जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है दोनों ही कंट्रीज के लिए। क्योंकि पहले ही देखो इंडिया के बॉर्डर्स आप देखोगे, उधर पाकिस्तान वाला पार्ट आ गया, इधर बांग्लादेश में भी बड़ी दिक्कतें हो गई थी, पर अब नहीं आप सुनोगे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब चेंज होती है, पार्टी जब चेंज होती है, पॉलिटिकल पार्टी, तो आइडियोलॉजी भी चेंज होती है और आइडियोलॉजी अब फेवर में है इंडिया के। तो जैसे ही फेवर में आई तो अब स्टेबिलिटी है, नहीं तो पहले तो परेशान ही हो गए थे कि इधर से भी अब प्रॉब्लम इमर्ज कर रही है, पहले उधर ऊपर चाइना देखोगे, इधर नेपाल में भी कभी कभी आती रहती है। अच्छा, नेपाल वाला एक मिस्टेक हो गया था कल, जो बलेंद्र शाह है उसने ये बोला था कि नेपाल ने भी एनक्रोचमेंट करी है इंडियन टेरिटरी में, उल्टा बोला था, मैंने उल्टा बोल दिया था यहाँ पे, तो मेरी मिस्टेक थी, आई अपोलोजाइज। एंड दूसरी चीज, इशू वही था हिमपेधुरा, काला पानी और लिपू लेक वाला। और फिर नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी गवर्नमेंट की वजह से उनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। फिर अभी वो उन्होंने बात पलटा दी है कि वो जो नो जोन बनी होती है जहां पे कोई भी नहीं जाएगा, ना तो इंडिया का ना तो नेपाल का, उस एरिया की ये बात कर रहे थे, तो उनको वहां पे क्रिटिसिज्म मिला। मैंने उल्टी बोल दी थी स्टेटमेंट, मेरी मिस्टेक है, सॉरी उसके लिए पहले ही।
अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा सा। म्यांमार का पॉलिटिकल सिचुएशन इस टाइम पे देखोगे तो वहां पे मिलिट्री कू चला हुआ है पूरी तरह से, और साथ ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो दोबारा से आपको अपनी कंट्री के अंदर लेके आनी पड़ेगी, ताकि जो सिक्योरिटी कंसर्न है इंडिया के लिए भी और आपके लिए भी वो इंप्रूव हो सके एंड दूसरी चीज ठीक हो सके। एंड दूसरी चीज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे इमर्ज करी थी, ये पार्टी कौन सी है मिलिट्री वालों की, तो यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना इसको, पर हाँ इनकी ये वाली पार्टी आ जाएगी जिसके थ्रू ये रिजर्व करवाते हैं अपनी सीट्स। ओके एक तो डेमोक्रेसी एंड दूसरी चीज सिक्योरिटी कंसर्न को भी अगर साइडलाइन कर दे तो इंडिया के लिए म्यांमार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? यहाँ पे हमने कालादान मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है ये लगा रखा है। कैसे? ये आ गया आपका कोलकाता वाला पार्ट, यहां से हमने कनेक्टिविटी बनाई थ्रू सी रूट और हम पहुंच गए सितवे पोर्ट। ये सितवे पोर्ट कहां पे है? म्यांमार में। और पैसा किसने लगाया था? इंडिया ने भी। तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। तो अगर म्यांमार इतना ज्यादा अनस्टेबल रहता है तो हमारा पैसा भी डूबता है। और ये लास्ट ईयर 2-3 बार आपने आर्टिकल किया था, यूपीएससी ने इसको बढ़िया पूछ लिया था। तो एक तो इस प्रोजेक्ट की वजह से, दैट इज कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। अब ऊपर की तरफ जब आप चलोगे सितवे पोर्ट से जाओगे पलेतवा, पलेतवा से जाओगे कलेतवा, और कलेतवा से जोरिनपुई वाला जो पार्ट है ये शुरू हो जाता है आपका मिजोरम वाला, और फाइनली आप एंटर कर जाओगे टुवर्ड मिजोरम। कहां से? जोरिनपुई से, और लोंगतलाई, और फाइनली आइजॉल कैपिटल ऑफ मिजोरम। यहां तक ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो हमने शुरू कर रखा है। अब इतना ऑल्टरनेटिव रूट लेने की क्या दिक्कत थी? तो अगर मैप पे आपने ध्यान से देखा हो, यस चिकन कॉरिडोर से रूट टफ हो जाता है। ये बांग्लादेश के ऊपर से जो रूट दिख रहा है ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ कनेक्टिविटी तो प्रोवाइड करता है, और इस कॉरिडोर का नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब यहां से कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा टफ है। एक तो रफ टेरेन है, पहाड़ी इलाका है, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि इंफ्रा बहुत इजीली बना लोगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। एंड ऊपर से ये भूटान वाला एरिया, यहाँ पे एक प्लेटू है जिसको बोलते हो आप डोकलाम। तो डोकलाम प्लेटू को लेके भी इशू बना रहता है। चाइना बार बार बोलता है कि मेरे को दे दो, इसे दे दो, दे दो, बार बार बोलता ही रहता है भूटान को, पर भूटान को पता है कि ये मिसयूज करेंगे तो नहीं दिया है अभी के लिए। एंड इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारे साथ कनेक्टिविटी ठीक से नहीं रहती। बांग्लादेश में जैसे कि मैंने आपको बताया कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आइडियोलॉजी चेंज होते हैं तो दिक्कत है। अदरवाइज यहाँ पे भी रेलवे लिंक्स बनाए हुए हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कनेक्टिविटी बनाई जा सके, ब्रिजेस बन रखे हैं। पर फिर हम देखते हैं थोड़ा सा स्टेबल रूट। तो स्टेबल रूट के लिए हमने क्या किया? म्यांमार को चुना। म्यांमार में हमने सितवे पोर्ट के ऊपर पैसा लगा दिया। पैसा लगा दिया तो उसके बाद ये मिलिट्री कू वाली प्रॉब्लम हो जाती है। अब जब मिलिट्री कू होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखेंगे आपको कि ट्रेड करना है, सिक्योरिटी के कंसर्न इमर्ज कर सकते हैं, तो उनको अपनी पड़ी होगी उस टाइम पे। तो इसी वजह से हमारे लिए ये कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है म्यांमार। तो ये आ गया सितवे, देन ये पलेतवा है, पलेतवा से कलेतवा, कलेतवा से जोरिनपुई, लोंगतलाई, और फाइनली आइजॉल। तो ये वाला एरिया। और दूसरा आता है आईएमटी, ये भी पूछा गया था इस बार पेपर में, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। तो ये भी किसके लिए यूज हुआ है? कनेक्टिविटी। पर कनेक्टिविटी कहां पे चाहिए? साउथ ईस्ट एशिया, वो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं आपकी, यहाँ पे कनेक्टिविटी चाहिए। इसी वजह से ये हाईवे का एक प्रोजेक्ट है जिसको आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। बाकी डिफेंस कोऑपरेशन की बात करी गई ये मीटिंग के दौरान, ये आउटकम्स है। कोऑपरेशन फोकस करेगी ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग की ट्रेनिंग, ठीक फोर्सेस पार्टिसिपेट करती है फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। एंड नेक्स्ट बॉर्डर कितना है? तो 1643 किलोमीटर, ये इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर जो अटैच होता है। क्रिटिकल मिनरल्स की बात करी गई। अब देखो ये जो काचिन स्टेट है ये बिल्कुल इस पॉइंट पे मिलेगा आपको, ये सारा म्यांमार का मैप आ गया यहाँ तक, ये सारा दिस वन। एंड काचिन स्टेट कहीं ना कहीं इंडिया के साथ भी यहाँ से अटैच कर रहा है, चाइना के साथ भी कर रहा है पर इंडिया के साथ भी कर रहा है। तो बोला ये क्रिटिकल मिनरल इमर्जिंग टेक में चाहिए तो लेट्स यूज देम। तो सप्लाई की जो चेन है वो और ज्यादा रिलायबल हो सके तो काचिन स्टेट का भी मेंशन करा गया। ये काचिन भी किसके अंडर है? तो मिलिट्री के ही अंडर है। तो ये काचिन हो गया, सगैंग वाला एरिया हो गया, देन चिन आ गया, ये सारे एरियाज इन्हीं मिलिट्री के अंडर है, कंट्रोल में। ये काचिन वाला, ये सगैंग आ गया, ये सारा एरिया ये सारा कंट्रोल में है मिलिट्री के अंडर। देन उसके बाद साइबर स्कैम सेंटर्स। अब थाईलैंड, कंबोडिया, यहाँ पे क्या किया जाता है? अंडरग्राउंड बेसिस बनाए जाते हैं। इंडिया से लोगों को बोला जाता है, अनएम्प्लॉयड यूथ को टारगेट करते हैं कि आपको जॉब मिलेगी और पर मंथ आपको 2 लाख रुपीस दिए जाएंगे। पर क्या जॉब मिलेगी उसकी डिटेलिंग पूरी नहीं दी जाती। और जैसे आप किसी कंट्री के अंदर पहुंचते हो जहां से ये ऑफर आया होता है, वहां पे पहले तो आपको बंकर्स में ले जाते हैं, अंडरग्राउंड बेसिस बने होते हैं, टनल्स बनी होती हैं, वहां पे जाके आपको बिठा देंगे और आपके पास एक फोन पकड़ा देंगे, इस फोन के थ्रू करने हैं स्कैम। तो साइबर स्कैम के केसेस में इंडियंस इन्वॉल्व हैं, पर किस तरीके से गए वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये वाली जो सिक्योरिटी कंसर्न है ये भी यहाँ पे हाईलाइट हुए।
अब इसी का बड़े सारे लोगों को बचाया भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने काम भी किया इसके ऊपर, और फोन इसलिए पकड़ाया था आपको कि कॉल करो, वो आती नहीं है फ्रॉड कॉल्स, फिर बार बार हमारी मिनिस्ट्रीज के थ्रू, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू बताया जाता है कि कौन से नंबर की कॉल आपने पिक नहीं करनी है, फ्रॉड केसेस जब अचानक से बढ़ने लगते हैं। नहीं, पूरा ट्रैक रहता है, पूरा ट्रैक रहता है वहां पे। और जैसे कि बोला कि इस नंबर से कॉल पिक नहीं करनी है, तो घर वाले क्यों पिक करेंगे? जब अवेयरनेस रेस करी जाएगी तो जरूरी नहीं होता, तो चेक रहते हैं उनके ऊपर। अब ऐसा थोड़ी है तुमने घर पे कॉल कर ली, ठीक है, पता भी लग गया घर पे कि हाँ यहाँ से फंस चुके हैं, उसके बाद उन्होंने कुछ कंडीशंस भी रखी होती हैं, कई बार मार दिया जाता है, बड़ी सारी अनसर्टेनिटीज हो जाती हैं, तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज करती है। और फोन पे बस इतना ही बोला जाता है फ्रॉड करने हैं तुमने, साइबर क्राइम्स कंडक्ट करने हैं, वो चाहे बेट डाल के थोड़े इमोशन वाली स्टेटमेंट बोल दोगी, घर पे ऐसे बीमार हो रखे हैं पैसे दे दे, पहले फंसाना है फिर पैसे मांगने हैं, वही वाली सिचुएशन, उसके बाद ब्लॉक कर देना है। ये इस तरह से स्कैम्स चलते हैं। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सी से कंबोडिया, सी फॉर चाइना। चाइना की जो गैंग्स वगैरह हुआ करती थी एक टाइम पे, माफिया ग्रुप्स होते थे, इनको बाहर निकाला था चाइना की सरकार ने, और ये कहाँ शिफ्ट कर गए? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा स्पार्क करती है। तो ये साइबर क्राइम की सेम प्रॉब्लम आपको म्यांमार में भी दिखती है, वहां पे भी ऐसे रिक्रूटमेंट्स होती है, पैसे का शॉर्टकट होता है। अभी एक हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वाला केस सुना आपने? मेटर्निटी वार्ड जो होता है ना, वहां पे सीसीटीवी कैमरास हैक कर लिए गए थे, उधर को वो टर्न कर दिया था। मतलब बहुत ही एट पीक लेवल बोल सकते हो, जिसका इतना गंदा केस था ये। तो मतलब जब डिलीवरी होती थी फीमेल की, वो वीडियोस बेची जा रही थी टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर, और वहां से एक टर्म आती है वॉयरिज्म, और एक आता है एग्जिबिशनिज्म। तो ये टर्म्स भी आप याद रख सकते हैं। वॉयरिज्म पहले पेपर्स में पूछ लेते थे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं इसमें, आप किसी पर्सन को नेकेड देख लेते हो तो उससे प्लेजर अटेन होता है, पर चुपके से देखा जाता है। तो ये टेलीग्राम के ऊपर सोचो ऐसी ऐसी वीडियोस तो पब्लिश करी जा रही हैं, मतलब सोचो एक मैटरनल फीलिंग, और इसको कहाँ पे यूज करा जा रहा है। और वो लोग सोचो खरीद रहे हैं, 500 रुपए से लेके 2000 की सब्सक्रिप्शन लोग खरीद रहे हैं लिटरली, और एक ही दिन के अंदर रेवेन्यू सोचो कितना हुआ होगा, ऐसे आइडिया मारो 8 लाख तक पहुंचा हुआ था। तो पता लग गया, कुछ टिप वगैरह मिल गई, कुछ ऐसी एक्टिविटी चल रही है, बड़े सारे लोग उसमें कैप्चर भी हुए हैं। एक टर्म बोली एग्जिबिशनिज्म, ये टर्म आप खुद देख के आओगे, ये टर्म्स आज न्यूज़पेपर में खुद मेंशन है, ये वाली मैंने आपको बता दी, दूसरी आप चेक कर लोगे, ठीक है, गूगल, अभी नहीं करना है। नेक्स्ट इज ऑपोजिशन का रिएक्शन। ये ऑपोजिशन वो वाली है जब एनएलडी हुआ करती थी, यानी कि ओंग की सरकार थी, डेमोक्रेटिक वैल्यू जो एंश्योर करने की ट्राई कर रहे थे, उनकी ऑपोजिशन थी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। इन्होंने ये जो म्यांमार की विजिट हुई है टू इंडिया, इसे क्रिटिसाइज करा है, ठीक है, इसको क्रिटिसाइज करा गया है। बाकी इन्होंने बोला कि जो जुंटा बैक गवर्नमेंट है, यानी कि मिलिट्री कू वाली गवर्नमेंट है, उनकी बातें आप ना सुने, उनको इग्नोर करें, लेजिटिमेसी ना प्रोवाइड करने की ट्राई करें। सो ये इंडिया और म्यांमार के रिलेशन आ गए आपका, एक तो नेबरहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में बायलेटरल रिलेशन की कैटेगरी में, तो इंपॉर्टेंट था आर्टिकल। हाँ, फैमिली मैन में भी दिखाया था ये, यस मोरे विलेज का, बिल्कुल